नमस्कार। हिंदी स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसे पूरा देश आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आप सभी भी इसमें शरीक हुए और देश की समृद्धि, खुशहाली, इसकी संस्कृति, इसकी विरासत को संजो कर रखें, इसके राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। इसी के साथ आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण काल। इस इमेज में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं या जो पड़ी हुई टेबल पे चीज़ें देख रहे हैं, सब की सब ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियां हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण काल के आपके जो हैं विभिन्न तांबे के उपकरण हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ताम्रपाषाण काल का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जो हमने कहा था कि कॉन्सेप्चुअल दृष्टि से ताम्रपाषाण काल की आपकी बेसिक समझ को वो डेवलप करेगा, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा ताम्रपाषाण काल का जो वीडियो होगा पार्ट 2 होगा। ठीक, अभी तक हमने जो पार्ट 1 में जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि ताम्रपाषाण काल का नामकरण कैसे पड़ा। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम तांबे का ही प्रयोग करना क्यों प्रारंभ किया। ताम्रपाषाण काल में अध्ययन के जो स्रोत कौन कौन से हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर ताम्रपाषाण काल की जटिलता क्या है, क्यों इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद रखा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पहले क्यों नहीं रखा जाता है, ये सब सारी चीज़ें हमने इसके पहले डिस्कस कर ली हैं। ये भी हमने पढ़ा इसके साथ ही कि पूरे भारत में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या ताम्रपाषाण काल एक साथ ही शुरू हुआ था या नहीं, कि विभिन्न कालक्रमों में विकसित हुआ था। क्या जो ताम्रपाषाण काल का कालक्रम था वो क्रमिक रूप से चलता रहा या नहीं। इन सब चीज़ों को हमने अपने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आज हमारा जो ताम्रपाषाण काल हम पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल में हम ताम्रपाषाण काल की विभिन्न संस्कृतियों को पढ़ेंगे। देखिए, ताम्रपाषाण काल का विकास हम जानते हैं कि एक काल में या एक समय में नहीं, ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं खींचा जा सकता है कि हम 1500 ईस्वी कर दें और कहें कि नहीं 1500 ईस्वी में पूरे भारत में जो है ताम्रपाषाण काल हो गया, स्टार्ट हो गया, या 2000 या 2200 ईसा पूर्व कह दें और कहें कि नहीं भैया इसके बाद जो है ताम्रपाषाण काल स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं था। पूरे भारत में जो था ताम्रपाषाण काल के जो विकास हुआ वो अलग अलग कालखंडों में हुआ, समय के साथ हुआ। आपको देखेंगे राजस्थान वाले सेक्टर में पहले हुआ, क्योंकि वहाँ पे तांबे की उपलब्धता थी। ये सब हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो पूरे भारत में एक साथ ताम्रपाषाण काल का उदय नहीं हुआ। दक्षिण भारत, मध्य भारत, वो गंगा घाटी वाला सेक्टर जो है वहाँ पे लेट में हुआ। तो हर जगह चूँकि अलग अलग कालखंडों में होता, हर जो है कालखंड अपने में अलग विशेषताओं को संजोए हुए है। इस कारण जो है ताम्रपाषाण काल को विभिन्न ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में हम बांट के पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे जौरवे संस्कृति, जैसे कैथा संस्कृति, जैसे आहार संस्कृति। ठीक, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और उन संस्कृतियों से संबंधित पुरास्थलों को पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम विभिन्न नामों को पढ़ेंगे, जैसे कैथा संस्कृति, आहार संस्कृति। देखिए, जो नाम रखे जाते हैं विभिन्न, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम का, जिस संस्कृति के जो पहला स्थल खोजा जाता है, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। ठीक, या तो फिर जो दूसरा आधार बनाया जाता है, या तो वहाँ पे जिस पूरा स्थल की खोज हुई वहाँ पे सर्वाधिक विशेषताएं हों उस कालखंड की, इसलिए उसको जो है उस नाम से रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसा स्थल होता जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा विशेषताएं वहाँ पे होती, तो उसको मान लीजिए मोहनजोदड़ो सभ्यता कह देते। ऐसे ही आपको ताम्रपाषाण काल में विभिन्न संस्कृतियाँ मिलेंगी, तो उनको नामों को लेकर कन्फ्यूज नहीं होगा। सारी की सारी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं और अलग अलग कालखंडों में विकसित हुई हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन। आज का हमारा जो हेडिंग है वो देखिए, प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। ठीक है, तो भारत में विकसित प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले संस्कृतियों को पढ़ेंगे, फिर आगे वाला जो स्लाइड होगा वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इन संस्कृतियों के पुरास्थलों को। ठीक है, जैसे बनास या आहार संस्कृति जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विकसित हुई है, ये वाली जो आप पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, ये वाला, तो आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे पुरास्थलों को देखेंगे। तो अभी केवल हम संस्कृतियों को पढ़ रहे हैं। एक बार संस्कृति को पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार उसके पुरास्थलों को पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार उसके पुरास्थल की कुछ विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो हम मेनली जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ और ताम्रपाषाण कालीन लोगों की जीवन पद्धति को
ठीक है, वो किस प्रकार का जीवन जीते थे, उनके जीवन में क्या डिफरेंस आया था पाषाण काल को लेकर। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या टॉपिक है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। ठीक, तो अभी एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं, एक बार फिर हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, मैप में भी देख लेंगे चीज़ों को। देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विकसित हुई संस्कृति थी वो बनास संस्कृति या आहार संस्कृति थी। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं कि आहार संस्कृति कहाँ पे विकसित हुई थी या तो बनास संस्कृति कहाँ पे विकसित हुई। डायरेक्ट ऐसे भी मतलब आप बताएंगे राजस्थान। यदि ज़्यादा डीप में पूछेगा तो ये राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान दे गया, उत्तरी राजस्थान दे गया, दक्षिण पूर्वी दे दिया गया या उत्तर मध्य दे दिया गया, ऐसे करके देगा तो आप बताएंगे नहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो दोनों बातों को ध्यान रखेंगे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो संस्कृति विकसित हुई बनास या आहार संस्कृति थी, जो 2400 से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक चली। अर्थात भारत में विकसित ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में सबसे पहली संस्कृति कौन सी थी? आहार संस्कृति। ये जो बनास संस्कृति न आहार उसका एक पूरा स्थल है। जैसे यहाँ पे आपको कई सारे पूरा स्थल जैसे बालाथल, गणेश्वर, आहार, ठीक, ये सब आप गिलुंद, ये 4-5 पूरा स्थल मिलेंगे जिसमें से आहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे पहले खोज इसकी हुई थी, इसलिए इसको आहार संस्कृति का नाम दे दिया गया। ठीक, देखिए जो बनास संस्कृति इसकी नाम पड़ी, ये चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए ये आप देखेंगे स्लाइड में, यहाँ से चंबल नदी निकलती है और ऐसे होते हुए ये यूपी में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। और इसी चंबल की सहायक नदी है बनास नदी, ये बनास नदी। और इसी के आसपास में आपकी जो है आहार संस्कृति विकसित हुई। चूँकि ये बनास नदी की घाटी में विकसित हुई इसलिए इसको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आहार या बनास संस्कृति कहा जाए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विकसित हुई। टाइम पीरियड हमने पहले 2400 से 1200। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी घाटी है, नर्मदा नदी के किनारे 2 संस्कृतियां विकसित हुई जिसमें से सबसे पहले विकसित हुई कायथा संस्कृति। आहार संस्कृति के ही कुछ लोग जब दक्षिण में आए मध्य प्रदेश सेक्टर में तो उन्होंने जो विकसित की संस्कृति वो कायथा संस्कृति विकसित की, जिसका टाइम ड्यूरेशन आप देख रहे हैं 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। पूछा जाए पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की घाटी पे 2 संस्कृतियों का डेवलपमेंट हुआ ताम्रपाषाण कालीन। सबसे पहले उसमें थी कायथा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और उसी के बाद मध्य प्रदेश में दूसरी संस्कृति आई वो मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति का टाइम पीरियड देखिएगा तो 2200 से लेकर 1800 ईसा पूर्व के बीच में है, और मालवा संस्कृति आपकी 1700 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र में हम देखेंगे, पश्चिमी महाराष्ट्र में गोदावरी और उसकी सहायक नदी प्रवरा के किनारे जो संस्कृति विकसित हुई वो जौरवे संस्कृति कही गई। ठीक है, जो 1400 से लेकर 700 सबसे लंबे समय नहीं, सबसे अंतिम समय तक चलने वाली, ठीक है, वो जो संस्कृति रही सबसे लेट तक जो चली वो आपकी जौरवे संस्कृति जो 700 ईसा पूर्व तक चली। आप जानते हैं 600 ईसा पूर्व में ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो जाता है। 16 महाजनपदों का उदय भी 600 ईसा पूर्व है, और इसी समय जो था इसी समय तक महाराष्ट्र वाले सेक्टर में कौन सी संस्कृति चल रही थी? ताम्रपाषाण काल की ही संस्कृति चल रही थी। तो आइए इन जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे पूछ देगा जारवे संस्कृति, ये मिलान के लिए दे देगा कि जारवे, कायथा, मालवा, बनास, और सामने विकल्प दे देगा किससे मिलान करिए। ठीक है, और ये एक तो ये ऐसे पूछ सकता है, और दूसरा पूछ सकता है कि इनका क्रम के हिसाब से वर्णन कीजिए, मतलब अर्थात तिथिक्रम के हिसाब से इनको सजाइए। सबसे पहले जो विकसित हुई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी वो बनास या आहार संस्कृति थी। ठीक है, पहली संस्कृति ये रही। दूसरी जो आपकी विकसित हुई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति टाइम के हिसाब से देखिए तो कायथा संस्कृति आई, उसके बाद मालवा आती है, और सबसे लास्ट में आपका जौरवे संस्कृति। अभी मैप में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा जो क्रम। देखिए ये है दक्षिण पूर्वी राजस्थान का ये वाला हिस्सा है। यहाँ पे जो विकसित हुई बनास नदी की घाटी में जो संस्कृति थी वो पहली कौन सी थी? आहार संस्कृति। ठीक, तो आहार संस्कृति जो विकसित हुई, आप इसका टाइम ड्यूरेशन जानते ही हैं। टाइम ड्यूरेशन हमने देखा था कब से कब तक था, तो 2400 से लेकर लगभग आपका कितना था? 2400 से लेकर 1400 ईसा पूर्व के आसपास जो था आपका आहार संस्कृति थी। आहार संस्कृति के कुछ लोग अपने अंतिम समय में यहाँ से कुछ लोग प्रवास करके जब कायथा अर्थात मध्य प्रदेश वाले सेक्टर में आए तो उन्होंने जो संस्कृति डेवलप की
देखिए सारी संस्कृतियां अपने में अलग अलग कालखंडों में विकसित हुई हैं और अपनी अलग विशेषताएं रही हैं सभी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों की, इसलिए इनको अलग अलग संस्कृति का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आहार संस्कृति के लोग दक्षिण में आए और यहाँ पे मध्य प्रदेश वाले सेक्टर में जो संस्कृति डेवलप की उसको कहा गया पुरातत्वविदों द्वारा कायथा संस्कृति। क्रम के हिसाब से दूसरे नंबर पे आती है कायथा संस्कृति। उसके तत्व जो है कहाँ से निकल के आए, तो आहार संस्कृति से निकल के आए। जो तीसरी आपकी सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है जो मध्य प्रदेश में ही डेवलप हुई, वो आपकी कौन सी है, वो आपकी मालवा वाले सेक्टर में विकसित हुई, उसको कहा गया मालवा संस्कृति। ये तीसरी। ठीक, तो पहले आहार क्रम से भी देख लीजिए, उत्तर में आहार है, दूसरे नंबर पे तिथि क्रम के हिसाब से कायथा है जो 2000 से लेकर चलिए 1200 तक, फिर आपका मालवा संस्कृति है। और मालवा संस्कृति के बाद जो आपकी संस्कृति डेवलप हुई वो कौन सी संस्कृति थी, आपकी जौरवे संस्कृति। ठीक, यदि आपको सजाने के लिए दे देगा तो पता जौरवे संस्कृति आपका है पश्चिमी महाराष्ट्र में, देखिए। और ये देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला इलाका है, ये पश्चिमी का इलाका है मध्य प्रदेश का। ठीक, इसके बेस पे देख लीजिए ये जौरवे संस्कृति रही। तो तिथिक्रम के बेस में आपने देख लिया कहाँ कहाँ विकसित हुई हैं। कुछ अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां जो विकसित हुई हैं उनमें देखेंगे आप, उनका बस नाम याद रखना है, इनकी हम विशेषताओं को भी पढ़ेंगे, जो पहली दूसरी तीसरी चौथी, अर्थात आहार, ये कायथा, फिर मालवा, फिर आपकी जौरवे, इनकी विशेषताओं को पढ़ना है। बाकी आप संस्कृतियों के नाम को ध्यान रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। जैसे जो उत्तरी महाराष्ट्र वाला इलाका देख रहे हैं, ये वाला इलाका, यहाँ पे जो महाराष्ट्र में धूले के पास में विकसित हुई संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन, उसे सवालदा संस्कृति कहा जाता है। ठीक, और जो गुजरात में ताम्रपाषाणकालीन एक संस्कृति विकसित हुई, उसे रंगपुर या प्रभास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये दोनों नाम बस याद रखिए कहाँ पे विकसित हुई है। गुजरात में जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति विकसित हुई है उसे प्रभास या रंगपुर संस्कृति, और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में जो संस्कृति विकसित हुई वो कौन सी थी, सवालदा संस्कृति थी, जो महाराष्ट्र के धुले प्रांत में स्थित है। ठीक, और बाकी हमें इन चारों की विशेषताओं को पढ़ना है। देखिए जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ यही आपकी चार मुख्य हैं। उसके अलावा आपकी मध्य गंगा घाटी और मध्य गंगा घाटी वाले सेक्टर में भी कुछ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं, और पूर्वी भारत में भी विकसित हुई, जिसमें आपका बिहार और पश्चिम बंगाल वाला इलाका भी, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला इलाका आता है। यहाँ पे भी कुछ ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं, इनको भी अभी हम पढ़ लेते हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ गंगा घाटी में विकसित ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों को। देखिए गंगा घाटी में जो है आपकी दो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ विकसित हुई। एक तो जो ये आप यूपी का पश्चिमी इलाका, जिसे पूर्वी इलाका, जिससे आपका दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका, जिसमें आपका हस्तिनापुर आ जाता है जो मेरठ जिले में स्थित है, आपका हुलास आ जाता है, ठीक है, कौसाम्बी वाला सेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति विकसित हुई उसे गेरुवर्णी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कहा जाता है। गैरिकवर्णी मृदभांड संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के ताम्रपाषाण के लोगों ने, जो पश्चिमी यूपी में डेवलप हुई ये संस्कृति थी, जिसे ओसीपी कल्चर, ठीक, या गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। पश्चिमी यूपी में जो डेवलप हुई उसमें जो था मृदभांडों का प्रयोग वो गेरुए रंग के किया। बाकी भारत के अन्य सेक्टरों में जितने भी आपने ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति इससे पहले पढ़ी, चाहे वो जारवे हो, रंगपुर हो, ये सब हो, ये सारे के सारे जो सेक्टरों में जो मृदभांडों का प्रयोग किया जाता, लाल और काले रंग के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। जबकि पश्चिमी यूपी में जो विकसित ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी उसे गेरुवर्णी मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था, और इसका विस्तार केवल पश्चिमी यूपी में नहीं था। आप यहाँ पे देखिए पश्चिमी यूपी के साथ सीमा कौन बना रहा है, हरियाणा, हल्का सा हरियाणा हो गया, और ये यूपी वाला प्रांत, पंजाब वाला प्रांत हो गया, और हल्का सा राजस्थान वाला इलाका जो यूपी से लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपके गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, और बड़ी संख्या में तांबे के उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। गेरुवर्णी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की जो विशेषता थी, इसमें कुछ हड़प्पा सभ्यता के लक्षण देखने को मिलते हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से ये लेन देन करते थे, और इसमें वैदिक सभ्यता के भी कुछ लक्षण देखे जाते हैं। अर्थात ये दोनों के बीच में, हड़प्पा और वैदिक आर्यों के बीच का जो है संक्रमण का काल था आपका गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ओसीपी कल्चर। ठीक,
ये 2000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक चला था पश्चिमी यूपी वाले सेक्टर में। जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखेंगे वहाँ पे जो क्वेश्चन बना है कि गेरुवाणी मृदभांड संस्कृति कहाँ पे, तो वहाँ पे हस्तिनापुर ऑप्शन में था। तो आप जानते हैं हस्तिनापुर मेरठ में है, तो वो ध्यान में रखेंगे आप। नहीं, मेरठ में था। और आपका कौशाम्बी में भी मिले हैं, उसके साथ गेरुवाणी मृदभांड के आपके हुलास में भी मिले हैं। और बाकी इसके जो विस्तार हमने पढ़ा है कि जो हरियाणा का पूर्वी इलाका है, पंजाब का पूर्वी इलाका और राजस्थान का पूर्वी इलाका जो यूपी से सटा हुआ है, ये सब जो है गेरुवाणी मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब आ जाइए इधर मैप में देख लीजिए। बाकी देखिए यूपी में देखिए जो विंध्याचल वाला सेक्टर है, यहाँ पे खैराडीह और नरहन, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आप पूरा स्थलों के नामों के ध्यान में रख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं ध्यान में रखना है आपको। ये ओसीपी वाले से पूछा है, ये गेरुवाणी मृदभांड वाला जो पूर्वी यूपी में आपका डेवलप हुआ है, शायद मैंने पश्चिमी यूपी बोला था, सॉरी, पूर्वी यूपी में जो डेवलप हुआ है, ठीक है, वो गेरुवाणी मृदभांड संस्कृति थी। अब फिर देखिए यूपी का जो विंध्याचल वाला सेक्टर है, वहाँ पे खैराडीह और नरहन नामक ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। बिहार में आपका चिरान, चेचर, सेनुआर, सोनपुर और ताराडीह, ये प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी। और इन ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों की विशेषता क्या थी, यहाँ पे क्रमिक विकास आपको देखने को मिलता है, अर्थात नवपाषाण काल से डायरेक्ट जो है ताम्रपाषाण काल की अवस्था में पहुँची थी। जबकि आपके जारवे, मालवा, कायथा, ये सब जो है नवपाषाण काल की अवस्था में नहीं पहुँची थी, मध्य पाषाण काल से डायरेक्ट ताम्रपाषाण काल में पहुँची थी। ये सब हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी वो पांडुराज ढीवी और महिषदल था। बस इनके नामों को आप ध्यान में रखिएगा, एक बार दो बार रिवीजन करके, ठीक है। आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, अब आते हैं हम सेकेंड में। तो ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों के स्थल, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के विभिन्न स्थलों को हम पढ़ेंगे। अभी हमने जो पढ़ा था वो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, हमने कहा था केवल 3 या 4 ही ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के पूरा स्थलों को पढ़ना है, और उनमें से सभी नहीं, 1-2 ही पूरा स्थल हमें ध्यान में रखने हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले जो विकसित हुई ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी आहार या बनास संस्कृति, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विकसित हुई, जिसका टाइम पीरियड 2400 से लेकर 1400 ईसा पूर्व है। इसके जो प्रमुख स्थल रहे हैं, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो आहार या बनास संस्कृति रही, उसके प्रमुख स्थल कौन से रहे? आहाड़, गिलुंद, बालाथल और गणेश्वर। यदि इनमें से आपको केवल कम ही याद रखना है तो आहाड़ और गिलुंद को याद रखेंगे आप। इसी आहाड़ नामक स्थल के नाम पर इस संस्कृति का नाम पड़ा आहाड़, ठीक, आहाड़ संस्कृति, ठीक है। आहाड़ और गिलिंद, बालाथल और गणेश्वर, ये 4 प्रमुख हैं, जिनमें से आपको यदि याद रखना हो तो 2 याद रखिएगा, आहाड़ और गिलिंद। हमने कहा कि मध्य प्रदेश में जो पश्चिमी इलाका है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे 2 संस्कृतियाँ विकसित हुई। सबसे पहले उसमें विकसित हुई जो आहार संस्कृति से कुछ तत्वों को लेकर कायथा संस्कृति विकसित हुई, जो 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक चली। इसमें आपका एरण आप जानते हैं कि यहाँ से ही सबसे पहले गुप्त काल के अंतिम चरण में यहाँ से सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। इस समय जो शासक था भानुगुप्त, उसी के एक मंत्री के जो है युद्ध में जो मारे जाने पर उसकी पत्नी द्वारा आत्मदाह के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य यही एरण से मिलता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, त्रिपुरी संकट आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस वाला, उज्जैनी महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पे। तो कायथा संस्कृति में ये 3 प्रमुख स्थल हैं, एरण, त्रिपुरी और उज्जैनी। इसमें पूछ सकता है कि भैया एरण जो स्थल है वो कहाँ पे है, तो आप बताएंगे एरण स्थल जो है कायथा संस्कृति से संबंधित है, या एरण स्थल कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। और आपका मालवा संस्कृति में याद रखिएगा, मालवा संस्कृति में जो आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1700 से लेकर 1200। यहाँ से मालवा संस्कृति में जो प्रमुख स्थल है, तो यहाँ पे मालवा हो गया, ठीक, नागदा हो गया और नौदा टोली। यहाँ पे नौदा टोली वाला पूछा गया है कि नौदा टोली नामक पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे करके ऑप्शन दिया था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी किस संस्कृति से संबंधित है, तो मालवा संस्कृति से संबंधित है नौदा टोली, ठीक है। अब आ जाइए पश्चिमी महाराष्ट्र में जो संस्कृति विकसित हुई वो जौरवे संस्कृति, जो सबसे अंतिम समय तक चली है, सबसे मतलब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में जो लंबी अवधि तक जीवित रही वो आपकी जारवे संस्कृति, जो 700 ईसा पूर्व तक चली है, 1400 से लेकर 700। यहाँ पे 2 जिले हैं, ठीक है,
अहमदनगर और पुणे। अहमदनगर में जो आपकी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, जारवी संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं वो जौरवे है, दूसरा है आपका नेवासा, तीसरा है दैमाबाद। जिनमें से आपको केवल एक याद रखना हो तो आप दैमाबाद को नाम याद रखिएगा, नहीं तो यदि दो याद रखना है तो तीनों को ध्यान में रखिए, इसमें तीनों इंपॉर्टेंट हैं, जौरवे, नेवासा और अहमदाबाद। थोड़ा टफ बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि जारवी संस्कृति का स्थल दैमाबाद किस जिले में स्थित है, तो अहमदनगर आप बता देंगे यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो। फिर बाकी जो दूसरा जिला है पुणे जिले में जो स्थित है उसमें सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ठीक, जो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इनाम गांव। ठीक, यहाँ पे अगर अहमदनगर में दैमाबाद सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इनाम गांव। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। आइए अब इन ताम्रपाषाणकालीन स्थलों की जो थी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके जीवन पे आ जाएंगे और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ये ताम्रपाषाण काल वाला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो विकसित हुई ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है उसकी बात करेंगे। ये देखिए भारत का मैप है। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो विकसित संस्कृति थी, अर्थात राजस्थान वाले सेक्टर में जो विकसित संस्कृति, उसे कौन सी संस्कृति थी? आहार या बनास संस्कृति। तो आहार संस्कृति में के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आहार संस्कृति जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार या बनास संस्कृति थी, उसका जो प्रमुख पूरा स्थल है वो आहार है। केवल दो ही पूरा स्थलों को हमें पढ़ना है, आहार और गिलुंद को। बाकी बालाथल और गणेश्वर उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम ज़्यादा अपने अध्ययन के केंद्र बिंदु में नहीं रखेंगे। तो आइए आहार को बात करते हैं। तो आहार का जो प्राचीनतम नाम हमें मिलता है वो ताम्बवती। यहाँ पे तांबे की उपलब्धता अधिक थी, इसलिए इसको जो है प्राचीन समय में इसको किस नाम से जाना जाता था? ताम्बवती के नाम से। चूँकि यहाँ पे तांबे की अधिक थी तो यहाँ पे पत्थर की तुलना में किसके औजार ज़्यादा मिलेंगे? तो तांबे के औजार ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा जो सबसे प्रमुख इसकी विशेषता रही कि यहाँ पे जो घर बने हैं वो पत्थरों के बने हैं। हालांकि कुछ मतलब मिट्टी के भी बने हुए मिले हैं, लेकिन जो है घरों की बहुलता जो है मिली है वो पत्थर के घरों को देखने को मिली है। ये पूछा जाए कि पत्थर के घरों के साक्ष्य कहाँ मिले? तो आहार संस्कृति में। और फिर कपड़ों की रंगाई और छपाई, अर्थात यहाँ पे कपड़ा बुनाई और उसकी जो है उस पर जो है छपाई का कार्य कहाँ होता था? आहार संस्कृति में। और मालवा संस्कृति पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको कपड़ों की रंगाई और छपाई के साक्ष्य आपको मिलेंगे। वहाँ पे चरखे मिलेंगे, चरखे उरखे के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। तो आहार संस्कृति में जो बातें याद रखेंगे कि आप ताम्बवती किसका नाम है? प्राचीन नाम किसका कहा जाता था? आहार संस्कृति को कहा जाता था। कहाँ से पत्थर की दीवार मिले, पत्थर के घरों के साक्ष्य मिले? तो आहार संस्कृति से मिले हैं, आहार पूरा स्थल से मिले, सॉरी। कपड़ों की रंगाई और छपाई के साक्ष्य कहाँ मिले? आहार से भी मिले और मालवा से भी मिले। ठीक है, आइए और यहाँ से ध्यान रखेंगे कि यहाँ से आपके वृषभ मूर्तियाँ और ये मातृ देवी की मूर्ति, ये सब भी साक्ष्य मिले हैं। वृषभ मतलब बैल। ठीक है, फिर गिलुंद में आ जाइए। जो गिलुंद में जो घर हैं वो कैसे हैं? आपके राजस्थान में ये सेक्टर, लेकिन यहाँ पे घरों की विशेषता क्या है? ये मिट्टी के बने हुए हैं। तांबे का प्रयोग यहाँ भी होता रहा। गिलुंद और बालाथल जो ताम्रपाषाण काल में आहार संस्कृति के ये दो प्रमुख स्थल हैं, गिलुंद और बालाथल। इनके घरों की विशेषता थी कि भले से मिट्टी से बने थे लेकिन इनको चार दीवारी से घेरा गया था। जैसे आज भी घरों में बाउंड्री बनाई जाती है ना, तो बाउंड्री से घिरे हुए घर कहाँ पे हैं? गिलुंद और बालाथल। पूछा जाए कि आहार संस्कृति के किस पूरा स्थल से जो है चार दीवारी के साक्ष्य मिले हैं, तो आप बताएंगे गिलुंद और बालाथल से। ठीक, तो ये आहार संस्कृति के बारे में थोड़ी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हमने पढ़ लिया। अब आते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई वो कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति थी। तो सबसे पहले हम कायथा संस्कृति जो सबसे पहले विकसित हुई उसको पहले डिस्कस करते हैं। जो कायथा या कैथा जो स्थल है वो कहाँ पे है? तो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। ये जो हड़प्पाई मृदभांड यहाँ पे मिले हैं काले और लाल रंग के, वो कुछ सिमिलरिटी लगते हैं हड़प्पाई सभ्यता से के मृदभांडों से। तो इसका मतलब था कि इसमें कुछ लेन देन हड़प्पा सभ्यता के लोगों से कायथा संस्कृति के लोगों का रहा था। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं हमें पुरातात्विक, उसमें 29 तांबे के कंगन मिले हैं, 2 बहुत अच्छे ढंग की तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं और उत्कृष्ट पत्थरों के
हार मिले हैं, जो इस बात का को दर्शाता है कि यहाँ के लोग जो था काफी अमीर वर्ग के थे, जो इतने अच्छे अच्छे पत्थर के उपकरणों महंगे पत्थरों से बने हुए विभिन्न प्रकार के उपकरणों को प्रयोग करते थे। ठीक, 29 कंगनों के साथ ये सब दर्शाता है कायथा संस्कृति के लोग जो है थोड़े संपन्न वर्ग के थे। बाकी आज पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो एक अन्य पुरा स्थल है जो कायथा संस्कृति के बाद विकसित हुआ, वो आपकी थी मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति में जो मालवा आपका पुरा स्थल है, मालवा सेक्टर है, ये जो मालवा संस्कृति सबसे ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ के लिए फेमस है तो अपने उत्कृष्ट किस्म के मृदभांडों के लिए फेमस है। अपने उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मालवा मृदभांड कहा जाता है। ये लाल और लाल रंग का होता था, काले रंग से चित्रकारी, और कहीं कहीं पे सफ़ेद रंग से इस पर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती थी। पूरे ताम्रपाषाण काल में हमने बताया कि केवल पूर्वी यूपी को छोड़ दिया जाए, जो आपका दिल्ली एनसीआर वाला सेक्टर है, उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जगह से लाल और काले रंग के मृदभांड मिले हैं। और उन लाल और काले रंग के मृदभांडों में सर्वाधिक सर्वोत्तम किस्म के जो मृदभांड कहाँ से मिले हैं, तो आप बताएंगे कि मालवा संस्कृति से मिले हैं। ठीक है, यहाँ से भी कताई और बुनाई के साक्ष्य मिले हैं। चरखे और तकलियों के द्वारा जो यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि मालवा संस्कृति के लोग भी कताई और बुनाई का कार्य करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्थल है आपका नौदा टोली। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना है यहाँ से। इसके उत्खनन का कार्य जो है एच डी संकालिया महोदय ने किया है। ये अभी तक जितनी भी ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां भारत में खोजी गई हैं, उसमें सबसे बड़ी उत्खनित ताम्रपाषाणकालीन बस्ती थे। ये ध्यान में रखेंगे कि ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों में सबसे बड़ी उत्खनित ताम्रपाषाणकालीन बस्ती कौन सी है, तो नौदा टोली है। ठीक, बेतवा नदी के किनारे स्थित है ये, मध्य प्रदेश में। ठीक, इस स्थल से आपके जो यहाँ पे जो घरों के साक्ष्य मिले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस याद रखना। सबसे बड़ा उत्खनित ताम्रपाषाणकालीन स्थल नौदा टोली है। तो बांस के घरों को जो है बाहर से जो है मिट्टी से लेप के बनाया जाता था, ऐसे कुछ साक्ष्यों के प्रमाण मिले हैं नौदा टोली से। ठीक, तो आपका ये भी आपका डिस्कस हो गया। अब आते हैं हम पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो आपकी संस्कृति विकसित हुई उसको क्या कहते हैं, जौरवे संस्कृति। जौरवे संस्कृति की कुछ विशेषताओं को हम पहले ही जो है देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टोटीदार और गोड़ीदार तस्तरियाँ मिली। जैसे आज भी तस्तरियों में देखते हैं कि नीचे जो ऐसे जो तस्तरियाँ होती हैं, उनके नीचे ये गोड़े बने होते हैं ना, जिसपे वो तस्तरी टिकी होती है, तो इसे गोड़ीदार तस्तरियाँ और टोटीदार नलों के साक्ष्य मिले। ये बिहार और बंगाल में भी मिले हैं, लेकिन मुख्यतः जो है आपके कहाँ की विशेषता है, जौरवे संस्कृति के लोगों की। मातृदेवी और सांड की आकृतियाँ मिली हैं यहाँ से। मध्य प्रदेश में हमने आहाड़ वाला सेक्टर जब पढ़ा था, राजस्थान वाला, तो वहाँ पे भी मिली थी। तो अर्थात यहाँ पे धर्म जो था व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा गहराई से प्रवेश करने लगा था। ठीक है, सांड या वृषभ की मूर्तियाँ। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के समाधानों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कुछ शवों को यहाँ पे समाधान जो किए जाते, शवों को दफनाया जाता, तो उसी घर में आंगन में दफना दिया जाता, काफ़ी गहराई में दफनाया जाता, ताकि वो उनके मरने पर कोई बदबू ना आए। ठीक है, इनको जो है शवों को जो दफनाया जाता था, आपका किस दिशा में दफनाया जाता था, तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। ठीक, यहाँ के शवों के जो पैरों को काट दिया, जैसे पूरा शव ये हो गया, तो इसके जो पैर के ये जो तलवा होता है, ये जो पैर का निचला, उसको काट दिया जाता है। उसके काटने के बाद उसको दफनाया जाता था। ये उनका विशेष प्रकार का कोई रिचुअल रहा होगा, धार्मिक प्रक्रिया रही होगी, जिसका वो प्रमाण मिलता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों को, जो छोटे बच्चे जिनकी मृत्यु उनकी बाल्यावस्था में हो जाती थी, उनको जो था कलश में जो है रखकर जमीन के नीचे दफना दिया जाता था। तो कलश समाधान के भी साक्ष्य आपके जौरवे संस्कृति से मिले हैं। यहाँ पे कई सारे रोगों के प्रमाण मिले हैं। जितने भी लोगों की अस्थियाँ मिली हैं, उनमें बच्चों की हो चाहे वो बड़ों की हो, उनमें जो है उनकी हड्डियों के आकलन से ये पता चला है कि ये किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहे थे। तो जो बीमारियों के साक्ष्य मिले, दंत क्षरण और स्कर्वी रोग इनमें प्रमुखता से मिले हैं। अर्थात
रोगों से होने वाली मृत्यु के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जौरवे संस्कृति से मिले हैं। समाधान में कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो जौरवे संस्कृति से मिले हैं। कहाँ पे जो है शवों को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था? तो जौरवे संस्कृति में। अब जौरवे संस्कृति के हमने बताया था कि दो प्रमुख जिलों में इसके जो है पूरा स्थल मिलते हैं। एक है अहमदनगर जिला। तो अहमदनगर जिला में जो जौरवे है, नेवासा है और दैमाबाद है। तो जौरवे के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नेवासा के बारे में याद रखिएगा, पटसन उद्योग के मतलब पटसन के साक्ष्य मिले। जो आपके ये पटसन आप इमेज डाल लीजिएगा इंटरनेट पे, गूगल पे डालेंगे तो मिल जाएगा। ये आपका पश्चिम बंगाल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो पटसन के साक्ष्य यहाँ से जब विभिन्न प्रकार की जो जूट की बोरियाँ होती हैं वो लगभग वही पटसन आपका कहलाता है, जो जूट होता है। ठीक है, तो पटसन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। कहाँ से? नेवासा से मिले। याद रखें, अहमदनगर जिले में स्थित नेवासा से किसके साक्ष्य मिले हैं? पटसन से। चूँकि देखिए ये मालवा वाला सेक्टर हो गया और पश्चिमी महाराष्ट्र, ये सारे के सारे काली मिट्टी के सेक्टर हैं, तो यहाँ पे कपास का मिलना कॉमन बात थी। ठीक है, मालवा संस्कृति से भी कपास के साक्ष्य मिले हैं और आपके पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित नेवासा, दैमाबाद, अन्य सेक्टरों से भी आपके कपास के साक्ष्य मिले हैं। चूँकि काली मिट्टी आप जानते हैं सेक्टर जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ये जौरवे संस्कृति और मालवा संस्कृति में कॉमन फैक्टर क्या है? कपास की खेती। लेकिन पटसन के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले? नेवासा से। ये ध्यान रखेंगे। दैमाबाद, ठीक है। जारवे संस्कृति जो पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई, उसका सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा था? तो आप बताएंगे कौन सा था? तो ये आपका दैमाबाद था। जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा पूरा स्थल दैमाबाद था। यहाँ पे तांबे के साथ साथ कांसे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जिससे विद्वानों के द्वारा इस बात का अनुमान लगाया जाता है, इस बार का कहा जाता है कि ये जो है हड़प्पा संस्कृति का स्थल, जबकि ये मेनली रूप से आपका ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का ही पूरा स्थल है। जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा जो पढ़ेंगे वो दैमाबाद ही स्थित है। दैमाबाद ही को ही माना जाता है, जबकि आप दैमाबाद आप देख रहे हैं ताम्रपाषाण काल। तो ये ध्यान रखेंगे कि ताम्रपाषाण काल की ही मेनली संस्कृति, लेकिन चूंकि इसको जो है इसमें कांसे के उपयोग किया जाने लगा था। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कांसे का प्रयोग। तो आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे के प्रयोग में दैमाबाद में भी हो रहा है, इसलिए हड़प्पा जो इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं दैमाबाद को भी हड़प्पा सभ्यता में काउंट रखते हैं। तो आपका ताम्रपाषाण काल में भी दैमाबाद आ जाएगा और आपका हड़प्पा काल में भी आ जाएगा, क्योंकि कांसे के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। तांबे की कुछ वस्तुएं यहाँ से मिली हैं 3-4 प्रकार की, जैसे रथ हाँकता हुआ मनुष्य, ये पूछा गया। रथ हाँकता मनुष्य के साक्ष्य जो है तांबे की कहाँ से मिले? दैमाबाद से मिले हैं। सांड की आकृति मिली है, गैंडे की आकृति मिली है और हाथी की आकृति मिली है। सब की सब तांबे की बनी हुई है। रथ हाँकता मनुष्य हो, चाहे वो सांड हो, चाहे वो गैंडा हो, चाहे वो हाथी हो। नगरीकरण के कुछ लक्षण भी यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं दैमाबाद में, अर्थात इस सभ्यता के लोगों ने, दैमाबाद में स्थित ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने अपनी रहन सहन टेक्निक को इतना उन्नत कर लिया था कि इनमें अब नगरीकरण के भी कुछ तत्व शामिल हो गए थे। तो आपके जो जारवे संस्कृति के दो ऐसे पूरा स्थल हैं जिनमें नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो अहमदनगर जिले में स्थित दैमाबाद हो गया, एक पुणे जिले में स्थित इनाम गांव हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं पुणे जिले में। पुणे जिले में 3 प्रमुख स्थल थे, सोनगांव, इनाम गांव, चंदौली और अन्य थे। तो उनको हमें नहीं पढ़ना, केवल हमें इनाम गांव की जो बस्ती थी पूरी तरह किलाबंद थी और खाई से घिरी हुई थी। अर्थात जो बस्ती थी किलाबंद ऐसे थी, किलाओं से घिरी हुई थी इसके अंदर की जो बस्ती, और यहाँ पे जो खाइयों का निर्माण किया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति जो है बिना परमिशन के इसमें प्रवेश नहीं, यदि प्रवेश करता है तो खाई में गिरकर जो उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही वो एंट्री मार सकता था, बिना खाई को पार किए वो एंट्री नहीं मार सकता था इसमें। ठीक है, प्रवेश वर्जित था। तो इनाम गांव में बड़ी बड़ी कच्ची ईंटों के मकान मिले, अर्थात यहाँ तक आते आते जो कच्ची दीवारों के घर बनने लगे थे, अब मनुष्य ने जो था कच्ची ईंटों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? इनाम गांव से। ठीक है, यहाँ आगे चलकर जो घरों की आकार थे उसमें 3 से 4, पहले 1 से 2 कमरों के मकान बनते थे, 2 या 3 कमरे। अब जो है उसमें 4 से 5 कमरों के मकान बनने लगे। अर्थात यहाँ पे दिखा ये किस बात को दर्शाता है कि संयुक्त परिवार प्रथा, अर्थात परिवार का बड़ा आकार या परिवार की संपन्नता को दर्शाता है। ज़्यादा बड़ा घर, ज़्यादा बड़े लोग।
यहाँ पे जो है कुछ डिफरेंट टाइप के घर भी मिले, जैसे आयताकार मकान मिले हैं और वृत्ताकार मकान मिले हैं। जो वृत्ताकार मकान मिला है वहाँ पे आपको जो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। जिस बेस पे ये अनुमान लगाया जाए तो जो वृत्ताकार मकान थे वो गांव के मुखिया के रहे होंगे, जो अतिरिक्त उत्पादन ताम्रपाषाण काल में होता था उसको वो संग्रह टैक्स के रूप में जो था खाद्य वस्तुओं का संग्रह करता था और फिर समय समय पर प्रजाहित के कार्यों में या जरूरत पड़ने पर वो प्रजा में वितरित करता था। तो मुखिया तंत्र का विकास माना जाता है कि इनाम गांव में जो साक्ष्य मिले हैं वृत्ताकार मकान, ये मुखिया तंत्र के निर्माण की बात करते हैं। बाकी आयताकार मकान जो है वो जो है आमजन या शिल्पियों के थे जो पश्चिमी महाराष्ट्र में। ठीक, तो यहाँ से इनाम गांव से आपके दो है, बस्ती किलाबंद थी, खाइयों से घिरी हुई थी। यहाँ पे आगे चलकर नगरीकरण के लक्षण हमने कहा कि जो जौरवे संस्कृति के दो पूरा स्थल ऐसे थे, दैमाबाद और इनाम गांव, जहाँ पे नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे 3 से 4 कमरों के मकान मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कच्ची मिट्टी के ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पक्की मिट्टी के ईंटों का प्रयोग तो हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन यहाँ पे इनाम गांव में कच्ची मिट्टी। यहाँ पे वर्ग विभाजन के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे आयताकार मकान जो शिल्पियों के थे और गोलाकार मकान मुखिया तंत्र के थे, मुखियाओं के थे। अब आते हैं ताम्रपाषाणकालीन जनजीवन की बात की जाए तो ताम्रपाषाणकालीन जो जीवन था, आप मेनली कैसा जीवन था, आपका ग्रामीण जीवन था। ठीक है, कैसा जीवन था, ग्रामीण जीवन था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जबकि हड़प्पा सभ्यता का कैसा था जीवन, तो आप देखेंगे हम आगे जब पढ़ेंगे तो वो आपका कैसा था, शहरी जीवन था, नगरीकरण का जीवन था ना। यहाँ पे सबसे पहले धर्म की बात करते हैं। धर्म में अनुष्ठानिक पक्ष का प्रवेश होने लगा था। यहाँ पे कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिनकी पूजा पशुपति शिव से की जाती है या किसी देवता से की जाती है, जिस बेस पे अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रिचुअल किए जाते थे। जैसे आपने देखा कि था कि जो जौरवे संस्कृति में जो महाराष्ट्र में मिले हैं अवशेष, वहाँ पे पैरों को काट दिया जाता था शव को दफनाने के पूर्व। ठीक, और उनके साथ विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ भी दफनाई जाती थी, वो खाद्य वस्तुएं, उनके द्वारा जो उपयोगी विभिन्न प्रकार के उपयोग की वस्तुएं थी वो सब भी दफनाई जाती थी। वो किस बात को दर्शाता कि कहीं ना कहीं परलौकिक सत्ता में विश्वास था कि आत्मा की अमरता के पक्ष में ये मानव जो विचार करने लगा था। इस बात के बारे में भी आपकी जानकारी मिलती है। तो धर्म का अनुष्ठानिक पक्ष अर्थात धर्म में पूजा पाठ का प्रवेश यहाँ पे होने लगा था। मातृदेवी और वृषभ मूर्तियाँ जो मिली हैं यहाँ से, ये इसी बात का संकेत है। ठीक, कि अर्थात यहाँ पे मातृदेवी की पूजा होने लगी थी। यहाँ से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, तो ये जो किस बात को दर्शाता है कि अग्नि पूजा भी यहाँ पे होने लगी थी। शवों को दफनाने के जो तरीके थे वो परलौकिक सत्ता में विश्वास को दर्शाते हैं। ठीक है, ये सब उसके धर्म के साक्ष्य। चूंकि आप जानते हैं कि लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं है, तो पूरा तात्विक साक्ष्य जो मिले उसी के बेस पे हम ताम्रपाषाण काल के धर्म, संस्कृति, जीवन, इन सब के विषय में जो है अनुमान लगाते हैं। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था जो पाषाण काल में थी वो शिकार वाली यहाँ पे भी बनी रही, पशुपालन यहाँ पे भी बनी रही, कृषि नवपाषाण काल में शुरू हो गई थी, यहाँ पे भी कृषि है। लेकिन यहाँ पे कृषि जो है तांबे के उपयोग के कारण वो जो था बृहद पैमाने पे होने लगी थी। चूँकि आप जानते हैं कि तांबे की जो वस्तुएं तो उतनी ज़्यादा कठोर लोहे की तुलना में नहीं होती, तो बहुत बड़े पैमाने पे इससे खेती हुई होगी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, जितनी भी खेती हुई, अब जो था नवपाषाण काल की तुलना में जो औजार मिला था तांबा का, वो पाषाण की तुलना में ज़्यादा मजबूत था। तो यहाँ पे कृषि जो है थोड़ी बृहद पैमाने पर देखने को मिलती है। इसलिए आपको इनाम गांव में मुखिया तंत्र, वहाँ पे अन्नागार के साक्ष्य मिलने लगते हैं। ठीक है, अर्थात सरप्लस हो रहा था तभी तो अन्नागार मिलेगा। जब व्यक्ति के पास खाने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी तो वो अन्नागार का सृजन क्यों करेगा। ठीक, तो अर्थात अतिरिक्त उत्पादन होता था। अतिरिक्त उत्पादन के संग्रह के लिए मनुष्य ने जो था अन्नागार बनाना। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन हमने जैसा देखा, काले और लाल रंग के मृदभांड जो ताम्रपाषाण काल की विशेषता है वो। ठीक, मनका बनाने का कारखाना अर्थात पत्थर से विभिन्न प्रकार की जो बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य पत्थर के उपकरण थे, उनके द्वारा जो था विशेष प्रकार के गले में हारों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के सजावटी सामग्रियों का निर्माण यहाँ पे किया जाने लगा था। जैसे हमने पढ़ा था कि कायथा संस्कृति जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में सबसे अमीर संस्कृति मानी जाती है, वहाँ पे इन सब के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था में आप देख रहे हैं कि अब जो है अर्थव्यवस्था विविधीकरण थी, अब विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास होने लगा था। बाकी वस्त्र और छपाई उपाई का उद्योग तो काम में चल ही रहा था। विविध प्रकार की फसलों की खेती, वहाँ पे
नवपाषाण काल में हम देखते हैं जो खेती होती है गेहूँ, जौ, चावल, इन सब की खेती होती है। लेकिन अब जो है गेहूँ, जौ, पटसन, ठीक है, कपास, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, ठीक है, इन सब चीज़ों का भी उपयोग हुआ, अर्थात फसलों में अधिक विविधता आ गई थी। कब? ताम्रपाषाण काल में। विभिन्न ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में आपस में लेन देन भी और व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे देखिए गंगा घाटी में तांबा नहीं मिलता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले सेक्टर में अधिकतम मिलता है, तो वहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ यदि पहुँची तो अर्थात तांबे को वहाँ पे ले जाया गया होगा, तभी ना विकसित हुई होंगी। दक्षिण भारत में आप देखते हैं कर्नाटक वाले सेक्टर में वहाँ पे आपको तांबे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं वर्तमान समय में भी। तो वहाँ पे भी जो तांबे आए वो कहाँ से आए? यहीं आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले सेक्टर से होते हुए ही आए, ठीक। तो आपस में संस्कृतियों में लेन देन तो होता ही रहा। आपके टोटी वाले मृदभांड आपके जॉर्वे संस्कृति में मिलते हैं, तो आपके बिहार वाले सेक्टर में भी मिलते हैं, बंगाल वाले सेक्टर में भी मिलते हैं। तो ये क्या था? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में विभिन्न प्रकार के लेन देन के बारे में जो था प्रमाण हमें मिल जाते हैं। सामाजिक संगठन की बात की जाए तो सामाजिक संगठन में देखिए 3 से 4 कमरों के मकान भी मिलने लगते हैं, अर्थात परिवार में सामूहिकता थी, अर्थात परिवार साथ साथ रहते थे। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं। आपके सामाजिक विभाजन के भी साक्ष्य मिले। जैसे इनाम गांव में आयताकार मकान जो है श्रमिक या शिल्पी वर्ग को दर्शाता है, और इनाम गांव में जो था गोलाकार मकान जो थे वो किसको बताते हैं? मुखिया तंत्र को के बारे में बताता है। जो शवदाह की प्रक्रिया थी उसमें आप देखते हैं कि जो कुछ विशिष्ट लोग थे उनके साथ कुछ प्रीशियस मेटल दफनाए जाते थे, बहुमूल्य सामग्रियां दफनाई जाती थी, जबकि आम जन जो मरता था उसको जब दफनाया जाता था उसके साथ कम कीमती या अर्ध कीमती वस्तुओं को रखा जाता था। शवादाह की बात की जाए तो शवादाह की भी विभिन्न पद्धतियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो शवों को दफनाया जाता था वो उत्तर से दक्षिण दिशा में अर्थात ऐसे दफनाया जाता था, ठीक, उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। जबकि दक्षिण भारत में कर्नाटक और नाटक वाले सेक्टर में पूर्व से पश्चिम अर्थात पूर्व दिशा में सर और पश्चिम दिशा में व्यक्ति का पैर होता था। जैसे आपने मध्य पाषाण काल में सराय नाराय मैदा और दमदमा में पढ़ा था, जो मिले थे साक्ष्य, वहाँ पे भी व्यक्तियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में दफनाया गया था। और ताम्रपाषाण काल में दक्षिण भारत में भी शवों को किधर दफनाया गया था? पूर्व से पश्चिम दिशा में दफनाया गया था। और पूर्वी भारत अर्थात बिहार और बंगाल वाले सेक्टरों में आंशिक समाधान के साथ से मिलते हैं। अर्थात जो आप अभी देखते हैं पारसियों में जो रिचुअल होता है जो मरने के बाद, वहाँ पे क्या किया जाता है कि उनके शवों को खुले में छोड़ दिया जाता है। जो गिद्ध अन्य जो जंगली जानवर हैं उनके शवों को खा लेते हैं, जो बची खुची सामग्रियाँ उसको दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो वैसे ही पूर्वी भारत में क्या होता था कि शवों के कुछ पार्ट को दफनाया गया, पूरा का पूरा शव नहीं दफनाया गया है, इसलिए इसको आंशिक समाधान कहा गया। तो आंशिक समाधान का प्रचलन कहाँ पे था? बिहार और बंगाल वाले सेक्टर में था, जो पूर्वी भारत का हिस्सा है। इसी के साथ हमारा जो ताम्रपाषाण काल वाला टॉपिक था वो आपका समाप्त हो गया। ये आपकी विभिन्न ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज हमारा ये ताम्रपाषाण काल का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। अब जो है हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, ठीक। वहाँ पे भी जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ देखने को मिली, कैसे हड़प्पा सभ्यता में वो कन्वर्ट हुई। और जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होगा तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ पढ़ने को मिलेंगी। और इसी के साथ जो है जय हिंद, जय भारत।